हाय, आई एम दीक्षा तिवारी एंड दिस इज स्पेसिफिक लर्निंग। आज के इस सेशन में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़रूरी है, बाकी ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है जिसमें जनरल साइंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेशन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। नाम से ही जैसा पता चल रहा है, एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, उसकी कमी होती है। नॉर्मली एनिमल में एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि हमें पता है कि एनिमल या ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोग ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं एंड उसी के थ्रू हमारा फर्दर रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर होता है। तो हम बारी बारी से इसके केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं, इसमें कौन से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, कौन से प्रोडक्ट बनते हैं दोनों ही केस में। तो फर्स्ट केस है एरोबिक केस। इसमें आपका नॉर्मली एनिमल में एरोबिक केस ही हमें मिलता है एंड इसमें जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है वो ये आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एनर्जी हम एटीपी में भी पढ़ते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये ग्लूकोज एक्चुअल में हमें कहाँ से मिला था? डाइजेशन प्रोसेस जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था स्टार्च का डाइजेशन ग्लूकोज के रूप में हुआ था। ये ग्लूकोज यहीं पे यूज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसी एनर्जी से हमारे जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं बाकी के वो होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टार्च का डाइजेशन ग्लूकोज के रूप में हो, इसीलिए ग्लूकोज हमारे लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। नेक्स्ट, एनोरोबिक कंडीशन भी कभी कभी एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग में अगर होती है, वो तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होता है वो इनसफिशियंट होता है और उस टाइम जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है वो एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा होता है। उस टाइम में जो हमारा ग्लूकोज होता है उसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं होता रिएक्ट करने के लिए, उसके साथ रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है एंड उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, साथ में एनर्जी बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो लैक्टिक एसिड की वजह से ही मसल्स में जो फटिगनेस आती है या फिर दर्द होता है एक्सरसाइज के दौरान, वो लैक्टिक एसिड की वजह से ही मसल्स में पेन होता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली। एनारोबिक प्रोसेस थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है एंड लैक्टिक एसिड की वजह से अभी मैंने जैसे बताया फटिगनेस एंड आपका पेन होता है। नेक्स्ट है, इसमें एनर्जी बहुत कम मात्रा में रिलीज होती है इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी किसी किसी कंडीशन में, जैसे एक्सरसाइज के दौरान या फिर बहुत ज़्यादा काम कर लिया उसके दौरान होता है, तो उनमें डिफरेंस क्या है? प्लांट्स जब एनारोबिक कंडीशन में रेस्पिरेशन करते हैं तो उनमें प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसके साथ लैक्टिक एसिड की जगह इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। ओके, एंड एनिमल्स में वहीं पे इथेनॉल की जगह लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और साथ में कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता, बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। वहीं पे प्लांट में इन कंपैरिजन टू एनिमल एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस था जो कि जानना ज़रूरी है। सबसे पहले कुछ पार्ट्स हैं रेस्पिरेशन के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका ब्रीदिंग, गैसेस ट्रांसपोर्ट, टिश्यू रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग आपका जैसे ये फिजिकल प्रोसेस होता है, यानी एटमॉस्फेयर से हम एयर को अपने अंदर लेते हैं इनहेलेशन से एंड फिर एक्सहेलेशन करते हैं। इसके बीच में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है हमारे ब्लड जो भी वेसल्स हैं उनके द्वारा, एल्वेलाई के मदद से, एंड उसी को हम गैशियस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इधर उधर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारा ब्लड वेसल के थ्रू होता है। सबसे पहले हमने इनहेलेशन किया, उसमें ऑक्सीजन हमें मिला। ऑक्सीजन आपका ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में देन एल्वेलाई में जाता है। एल्वेलाई में होता है गैशियस एक्सचेंज, यानी CO2 को रिलीज्ड CO2 को एल्वेलाई लेता है एंड ऑक्सीजन को जो ब्लड वेसल्स कैपिलरीज होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड आरबीसी जो होता है वो उसे कैरी करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे बॉडी में आर्टरीज के थ्रू उसे ट्रांसपोर्ट करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स को वापस से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वेन्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब आगे पढ़ेंगे पल्मरी वेन और पल्मरी आर्टरी के बारे में। एंड नेक्स्ट लेवल है आपका टिश्यू रेस्पिरेशन। टिश्यू रेस्पिरेशन में क्या होता है कि टिश्यूज के आसपास कई सारे कैपिलरीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम स्ट्रक्चर देखें तो ये रहा आपका कई सारे ऐसे
कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज के अंदर आपके रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल कैरी किए हुए हैं आपका O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। एंड यहाँ पे आपके टिश्यूज हैं, ठीक है। ये टिश्यूज आपके CO2 रिलीज करते हैं और O2 को ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे कैपिलरीज में मौजूद है। तो यहाँ पे टिश्यू रेस्पिरेशन कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन भी अभी हम आगे सेलुलर रेस्पिरेशन के दो टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, एक होता है क्रेब्स साइकिल। तो ये इनका टाइप अलग होता है, दोनों बस शॉर्ट में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस एक्चुअल में होता है आपका साइटोप्लाज्म में, एंड जो क्रेब्स साइकिल होता है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। जो आपका अभी हमने पढ़ा था लैक्टिक एसिड जिसमें प्रोड्यूस होता है, वो एनारोबिक प्रोसेस होता था। यही वाला प्रोसेस आपका ग्लाइकोलिसिस में होता है, यानी जो आपका पायोरिक एसिड होता है कन्वर्ट होकर के वो फर्दर कन्वर्ट होता है। अगर वो प्लांट है तो वो प्लांट में वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एनिमल में वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा। और यहाँ पे आपका एनर्जी होता है वो बहुत कम रिलीज होता है। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। इसमें ये आपका प्रोसेस होता है एरोबिक प्रोसेस, एंड इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, क्योंकि इसमें हमें क्या मिलता है, जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होता है, यानी प्रोड्यूस करता है ATP यानी एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये दो तरीके के आपके सेलुलर रेस्पिरेशन है। इसके बीच में डिफरेंस जरूर याद रखिए। ये आपका कभी कभी ऐसे पोजीशन पूछ लेता है कि जो एनारोबिक है उसका क्या है लोकेशन, तो वो हो गया आपका साइटोप्लाज्म। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है, तो वो आपका क्रेब्स साइकिल यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, तो इसमें सबसे पहले है आपके ये रहा आपका पर्टिकुलरली नॉस्ट्रिल वाला पार्ट है, ये आपका नोज हो गया, माउथ हो गया, एंड इसमें अलग अलग हम अभी लेबल्ड वे में इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो आपका हो गया ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन में इसका कोई रोल नहीं है, ये केवल ऐसे डिफाइन करने के लिए लगाया गया है। नेक्स्ट है आपका ये जो पार्ट है, यानी कि ये नॉस्ट्रिल वाला पार्ट है, ये आपका नसल चैम्बर होता है, जो कि नोज से होते हुए जाता है अंदर की ओर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दिस वन, जो कि आपके नसल चैम्बर के ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन। ये है आपका स्मेल नर्व्स, ओके, यानी ये सेंस करते हैं आपके नर्व्स क्या, स्मेल को। नेक्स्ट है आपका दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये फेरिंग्स का स्ट्रक्चर है। यानी फेरिंग्स क्या होता है, ये यहाँ से एयर और फूड दोनों ही आपके माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू एयर आ रहा है, माउथ के थ्रू एयर एंड फूड दोनों आ रहा है, तो वो आपका एक कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है फेरिंग्स। इसी के बाद आपका जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम ट्रैकिया वाला पार्ट, विंड पाइप वाला पार्ट और ईसोफेगस वाला पार्ट अलग अलग पढ़ते हैं। नेक्स्ट नीचे देखें तो ये जो पर्टिकुलर एक छोटा सा आपको आउट ग्रोथ दिख रहा है, ये एपिग्लॉटिस होता है। असल में एपिग्लॉटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि एक फ्लैप, एक लीड का काम करता है कि कहीं आप अगर खाना खा रहे हो तो वो खाना ईसोफेगस में जाने के बजाय आपके विंड पाइप में ना चला जाए। यानी कि खाना खाते वक्त ये जो एपिग्लॉटिस होता है वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी वो ढक्कन की तरह आपके विंड पाइप को प्रोटेक्ट कर लेता है, ढक लेता है, ताकि आपका फूड ईसोफेगस में जाए, न कि विंड पाइप में। तो ये एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है और इसका नाम है एपिग्लॉटिस। इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में रखिए। नेक्स्ट है आपका, जैसा कि नीचे हमने पढ़ा, ये आपका टंग वाला पार्ट है, मस्कुलर पार्ट। एंड इसके बाद हम पढ़ें तो जो आगे वाला पार्ट है ये आपका लैरिंग्स वाला पार्ट होता है, ठीक है। वॉइस बॉक्स की बात करेंगे, इसी में वोकल कॉर्ड आपका होता है, ठीक। तो ये वोकल कॉर्ड की बात हो गई। अब वोकल कॉर्ड क्या चीज होती है, ये आपका वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ये एक्चुअली टू फोल्ड्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट टू लिगमेंटस फोल्ड्स होते हैं, एंड ये वाइब्रेट करके क्या जनरेट करते हैं, ये वॉइस जनरेट करते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन से ही वॉइस जनरेट होता है। तो यहाँ पे ये आपका साउंड बॉक्स लैरिंग्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे पढ़े हम, तो ये वाला जो पार्ट है बैक साइड वाला, ये आपका हो गया ईसोफेगस वाला पार्ट। तो ये आपका पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या क्या है, नॉस्ट्रिल्स, नसल चैम्बर होता है। देन आपका टंग वाला पार्ट है, तो ये तो माउथ वाला पार्ट, बकल कैविटी हो गई। ये वाला पार्ट आपका फेरिंग्स है। देन इसके नीचे आपका एपिग्लॉटिस वाला पार्ट है। देन लेरिंग्स पार्ट है। आफ्टर दैट उसी में वोकल कॉर्ड है। एंड बैक साइड में इसके फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस हम पढ़ते हैं, जिसमें से डाइजेशन के लिए फूड स्टमक की ओर जाता है।
इसी के नीचे अगर हम पढ़ें, यानी लैरिंग्स के नीचे ही आपका अगर ये प्रोसीड करता है, ठीक है, तो विंड पाइप आपका इमर्ज होता है, इसी को ट्रैकिया कहते हैं। तो आगे के सेक्शन में अभी हम इसे बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका लंग्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें हमने ट्रैकिया और ये दो ब्रांच जिसको ब्रोंकाई कहते हैं ये शो किया हुआ है, ठीक है। दिस इज योर लंग्स, जिसमें आपका एक लेफ्ट लंग है और एक राइट लंग है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जहाँ पे आपका पोजीशन या लोकेशन होता है हार्ट का, ठीक है, हार्ट का लोकेशन होता है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका लंग्स का स्ट्रक्चर है, जिसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, जिसमें आपको ये सी शेप्ड के कार्टिलेजियस ऐसे स्ट्रक्चर रिंग दिख रहे होंगे, जो कि ट्रैकिया है। एंड ट्रैकिया को ये जो रिंग्स टाइप के स्ट्रक्चर हैं सी शेप के, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यही ट्रैकिया फर्दर आगे जाकर के दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और दोनों लंग्स में अंदर प्रोसीड करता है, ठीक है। तो एक हो गया आपका लेफ्ट ब्रोंकस और एक हो गया राइट ब्रोंकस। अगर मैं प्लूरल की बात करूँ तो इसे एक साथ ब्रोंकाई बोलते हैं, बट अगर सिंगुलर की बात करें तो ये ब्रोंकस कहलाते हैं, ठीक है। तो इसे बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ट्रैकिया है, जो कि फर्दर आपको लैरिंग्स को अगर एमर्ज किया जाए नीचे की ओर तो वो ट्रैकिया ही कहलाता है, ठीक है। नाउ ट्रैकिया के बाद ये जो फर्दर आपको दिख रहा है, दिस इज योर ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस है ये, इसी के राइट वाला राइट ब्रोंकस है, ठीक है। नाउ ये आपका लेफ्ट लंग है और इसके राइट वाला राइट लंग है। राइट लंग या फिर लेफ्ट लंग के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये ब्रोंकाई जो है वो आगे फर्दर कैसे डिवाइड होते हैं, क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम एक बार बहुत अच्छे से देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं, ओके। यहाँ पे अगर हम इसे और थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो आपका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मैंने राइट वाले को नहीं बट लेफ्ट वाले को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे बनाया है रफली, ताकि आपको इजीली समझ में आए विदाउट एनी टेक्निकलिटी, थोड़ा हार्ड ना हो, इजीली समझ में आए। हम जैसे देख सकते हैं ये आपका स्ट्रक्चर ये वाला है, ये आपका ट्रैकिया वाला पार्ट है। ट्रैकिया आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो ब्रांचेस निकले इसके, दोनों ब्रांच आपके क्या हो गए, ब्रोंकस। आफ्टर दैट ये जो ब्रोंकाई है वो फर्दर आपके और डिवाइड होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अंदर जाएंगे जब लंग्स के, तो ये और डिवाइड होंगे, जिनको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। एंड ये ब्रोंकाई और फर्दर डिवाइड होकर टर्शियरी ब्रोंकाई का निर्माण करते हैं। ये ब्रोंकाई डिवाइड होते जाते हैं एंड एट लास्ट इनके जो, जैसे एक ब्रांच होता है ट्री का और वो डिवाइड होता जाता है, उसी तरीके से ये आपको ब्रोंकाई यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एंड में आपको ये ग्रेप्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो ग्रेप्स टाइप के स्ट्रक्चर आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सर्कल में, ये एल्वेलाई कहलाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस यहीं पे होता है, जो हम, ये एल्वेलाई आपके गैसियस एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसे हम आराम से देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ये आपका ब्रोंकियोल्स हो गए, जो फर्दर डिवीजन होता है आपके ब्रोंकाई का उसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। एंड ये जो आपको छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये एल्वेलाई हो गए, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट आपको जो ये लंग्स का पार्ट दिख रहा है बाहर, एक मेम्ब्रेन दिख रहा है जो कि प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको दो मेम्ब्रेन दिख रहे होंगे, एक इनर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन। इनर वाले को हम विसरल मेम्ब्रेन बोलते हैं एंड आउटर वाले मेम्ब्रेन को हम पेरिएटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन आपके प्रोटेक्टिव एक मेम्ब्रेन है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं एंड इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको लेफ्ट साइड में लंग्स के एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसलिए जो लेफ्ट वाला लंग है यहाँ पे आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसका, ठीक है, कंप्रेस्ड फॉर्म में। नाउ ये जो आपका नीचे डोम जैसा स्ट्रक्चर है ये आपका कहलाता है डायफ्राम, जिसमें हम अभी एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से किस तरीके से प्रेशर हम लंग्स में कैविटी में हम किस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं एंड एयर हमारा अंदर आता है एंड बाहर जाता है, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो हम अभी आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ये अभी के लिए जानिए, ये आपका है डायफ्राम, ठीक है। नाउ लंग्स के बाद हम डिफरेंट पहले प्रोसेसेस की बात कर देते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं नोज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, है ना, जिसमें से एयर पास होता है नसल चैम्बर से होते हुए, ये अंदर आपके विंड पाइप के थ्रू होते हुए लंग्स में जाता है, ओके। ये क्या करता है आपका, वार्म करता है एयर को एंड डस्ट पार्टिकल से भी बचाता है, क्योंकि ये मॉइस्चर ऐड करता है एंड म्यूकस सिक्रेशन भी करता है, ताकि हार्मफुल जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, उनको इंट्रैप किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स का बेसिकली ब्रीदिंग में कोई फंक्शन नहीं होता, बट ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ईसोफेगस फूड को एक पैसेज प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से फेरिंग्स
एयर और फूड का एक कॉमन पैसेज होता है। एयर आ रहा है आपका नॉस्ट्रिल से होते हुए और फूड आपके माउथ से होते हुए जाते हैं, जहाँ पे ये डिवाइड हो जाते हैं। एयर आपका जो भी होता है आपका ब्रीदिंग के लिए, वो विंड पाइप ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में चला जाता है। एंड जो फूड होता है वो ईसोफेगस में चला जाता है। बट दिस इज फेरिंग्स जो है ये आपका कॉमन पैसेज होता है दोनों चीजों के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। नेक्स्ट है आपका लैरिंग्स, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कस ही किया था कि एट द स्टार्ट ऑफ विंड पाइप के स्टार्टिंग में आप जो होता है स्ट्रक्चर वो लैरिंग्स कहलाता है, ठीक है। इसी को हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एडम सप्पल का नाम आपने सुना होगा। जब एडोलेसेंस में आते हैं तो बॉयज के लैरिंग्स में थोड़ा सा आउटग्रोथ आ जाता है, उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। और वो हमें मूवमेंट दिखाई देती है जब हम कुछ बात करते हैं या फिर कुछ सॉलो कर रहे होते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके पास होता है लिगामेंटस, आपके फोल्ड्स होते हैं, 2 फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, जिसके वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो हम बोलते हैं। इसी सीरीज में अगर हम लैरिंग्स के और नीचे आए तो एक स्ट्रक्चर हमें मिलता है ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया आपका या फिर हम विंड पाइप कह लें, ये एमर्ज होता है लैरिंग्स के जस्ट नीचे से, ठीक। उसके बाद ये जो आपका थोड़ा सा कवर्ड होता है आपकी थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड यानी कि इसके लिए एक इंपॉर्टेंट मिनरल क्या होता है, आयोडीन। अगर हम आयोडीन की मतलब आयोडीन हम कम लेते हैं अपने फूड प्रोडक्ट्स में तो हमें इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होगी, उसको हम गोइटर कहते हैं, ठीक है। नाउ दैट वाज इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन इसमें सी शेप्ड का रिंग होता है, कार्टिलेजियस रिंग होता है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इसको, ट्रैकिया को, ठीक। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो ब्रोंकाई आता है, यानी ट्रैकिया आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। तो इसको हम कलेक्टिवली ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई ट्रैकिया डिवाइडेड है, देन ब्रोंकाई पर्टिकुलर और डिवाइड हो जाता है, फर्दर और डिवाइड होता है सेकेंडरी में और टर्शियरी में, जैसा कि हमने ब्रांच स्ट्रक्चर देखा था थोड़ा जूम करके हमारे राइट वाले लंग्स का, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रोंकाई वाला पार्ट, जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स की जो मैं बात कर रही हूँ, ये आपके फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं टर्शियरी के, यानी टर्शियरी ब्रोंकाई जब फर्दर और आपका डिवाइड करता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इसी के आगे हमने देखा था कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, गुच्छे के रूप में दिखते हैं हमें, वो आपका होता है एल्वेओलाई, ओके। तो दैट वाज द पार्ट। आगे हम पढ़ते हैं एल्वेओलाई के बारे में। नेक्स्ट इसी सीरीज में है आपका एल्वेओलाई। जैसा कि सबसे पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका एल्वेओलाई, यानी ब्रोंक्यूल्स जो फर्दर आगे डिवाइड होते होते ब्रोंक्यूल्स बने हैं। ब्रोंक्यूल्स के टिप पर कई सारे ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें ये गैसेस एक्सचेंज होता है। एल्वेओलाई का एक्चुअल में जो बॉडी होता है यानी कि लाइनिंग होती है वो बहुत ही थिन होती है, ताकि गैसेस एक्सचेंज बहुत आराम से हो सके। यहाँ पे इसके अगल बगल में कई सारे कैपिलरीज होते हैं नेटवर्क लाइक, ताकि ये आरबीसीज जो होते हैं वो O2 लेकर के यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में इसे कैरी करते हैं पूरे बॉडी में, एंड इस तरीके से बाकी प्रोसेसेस होते हैं। CO2 को रिलीज करते हैं एंड O2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये 2 प्रोसेस होता है जिसको हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं, एंड ये आपका एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ब्लड कैपिलरीज इसके चारों ओर रहती हैं एंड गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे होता है। तो ये सिंपल सी बात थी एल्वेओलाई की। एंड बाकी आगे का प्रोसेस जैसे जो टिश्यू रेस्पिरेशन था, सेलुलर रेस्पिरेशन था, जिसमें हमने डिफरेंट साइकिल और पढ़ा था, वो चीज़ होती है आफ्टर दिस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो प्रोटेक्शन में क्या है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो भी पैसेज है, जिसमें आपका ये लैरिंग्स ट्रैकिया, विंड पाइप एंड ब्रोंकाई, ये सारी ही चीजें हैं, उन वो प्रोटेक्टिव कैसे रहती हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग हमारा टिश्यू है जिसको हम सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। जो भी पूरा इनर लाइनिंग है लैरिंग्स का, ट्रैकिया का, ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, ये कंप्लीटली अंदर से किसका बना होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम का बना होता है। आपने टिश्यू चैप्टर में इस टाइप का टिश्यू पढ़ा होगा, सीलिएटेड एपिथेलियम। ये क्या करता है, जब भी डस्ट पार्टिकल आपके ट्रैक में आते हैं या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज में आते हैं, या तो नसल चैम्बर के थ्रू या तो माउथ के थ्रू, ये कंटिन्यूअसली इसका जो सीलिया होता है वो मोशन में होता है, लाइक अ ब्रूम, झाड़ू की तरह होता है। जैसे वो डस्ट को बाहर की ओर साफ करता है, वैसे ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है ब्रश की तरह, एंड ये जो भी डस्ट पार्टिकल आते हैं उनको, उनसे प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को, हमारे बाकी ऑर्गन्स को, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्शन का प्रोसेस होता है, किसके थ्रू, सीलिएटेड एपिथेलियम के थ्रू, ये कंटिन्यूअसली मोशन में होता है। नेक्स्ट है ब्लड की सप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई टू द लंग्स कैसे होता है, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें, ये आपका हार्ट, ठीक है। इसको हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे।
जैसे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल्स हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया, देन राइट ऑरिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पे एक हम लंग्स बना देते हैं एंड देन ये हमारा बॉडी ऑर्गन्स बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लेके चलते हैं वो इस डायरेक्शन से लेके चलते हैं, यानी कि बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जा रहा है हमारे हार्ट में, ठीक है। तो यहाँ से ये हम लेके जाएंगे, एरो स्ट्रक्चर में हम इसे शो करें तो थ्रू वेना कावा, वेना कावा हमें मालूम है वेन्स का सबसे बड़ा वेन्स हम बात कर रहे हैं, इसके थ्रू हमारे राइट ऑरिकल में, हार्ट में ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है, ये पैसेज है इसका। एंड देन राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू, है ना, पल्मनरीज आर्टरी, वेन्स के थ्रू नहीं, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है एंड यहाँ पे एल्वोलाई के थ्रू वो गैशियस एक्सचेंज जो भी होना है वो होता है, ताकि हमें यहाँ पे O2 मिल सके, O2 एब्जॉर्ब किया जाता है एंड O2 एब्जॉर्ब करके कौन सा हमारा ब्लड वेसल है वो होता है पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन आपका लंग्स से बाहर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के, ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे एंटर करता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए फिर हमारे ऑर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि हमारे बाकी के जो प्रोसेस हैं वो हो पाए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था आपका, यानी कि सबसे पहले बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग हुई है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ होगा, वो वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में गया, देन राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मनरी आर्टरी में जाकर के ये लंग्स में जाके एल्वोलाई के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है एंड देन आफ्टर दैट जब गैशियस एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, अब वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहले तो हार्ट में लेके जाना है ताकि उसको पंप कर सकें पूरे बॉडी में। तो पल्मनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में लेके जाता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये ऑर्टा से आगे पूरे बॉडी पार्ट में पंप होता है, ठीक है। तो दिस वाज द ब्लड सप्लाई, यानी हार्ट और लंग्स का आपस में जो कनेक्शन है वो पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन के थ्रू है। यही दोनों आपके याद रखना है कि हर एक आर्टरीज जो होती हैं आपकी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करते हैं, जैसे पल्मनरी आर्टरी आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एंड पल्मनरी वेन आपके जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। उसी के उल्टा वेना कावा जो होते हैं वो हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एंड ऑर्टा या फिर डिफरेंट आर्टरीज जो होते हैं वो बॉडी और हार्ट के बीच में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो यहाँ पे ये गैशियस एक्सचेंज के थ्रू हमारा O2 और CO2 एब्जॉर्ब और रिलीज होता है एंड बाकी के प्रोसेसेस आगे बढ़ते हैं, ठीक। नाउ लास्ट पार्ट है आपका ये रेस्पिरेशन साइकिल होता कैसे है। एक तो प्रोसेस है इंस्पिरेशन का, दूसरा है एक्सपिरेशन का, ठीक है, इनहेल करते हैं देन एक्सहेल करते हैं। तो इसमें आपका रिब्स एंड डायफ्राम का कंबाइन एक्शन है, देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में डायफ्राम के साथ क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि पहले वो डोम स्ट्रक्चर में होता है, रिलैक्स में होता है। जब हम इनहेल करते हैं एयर को अंदर लेने की कोशिश करते हैं तो उस समय क्या होता है हमारा डायफ्राम पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे एयर अंदर आता है ये उसकी कहानी है। कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैट हो जाता है यानी नीचे की ओर मूव कर जाता है। रिब्स जो होते हैं वो स्ट्रेच कर जाते हैं, रिलैक्स पोजिशन में आ जाते हैं। जो थोरेसिक कैविटी होती है यानी कि जो हम लंग्स वाला पार्ट कह रहे हैं, अब वो हमारा बाहर की ओर है यानी कि रिलैक्स पोजिशन में है, यानी इसका वॉल्यूम होता है हो जाता है इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज किया दैट मीन्स अंदर हमारे प्रेशर कम है। जो थोरेसिक कैविटी है उसमें प्रेशर कम होता है, यानी एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, हमारी थोरेसिक कैविटी में जो प्रेशर है वो कम है। दैट्स वाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की ओर एयर बहुत तेजी से अंदर आ जाएगा और लंग्स हमारा एयर से फिल हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर फिल हो जाएगा। अब इसमें ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बट ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की होती है, जिसे हम फिर एल्वोलाई के थ्रू ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरा बॉडी में कैरी करते हैं। नेक्स्ट है जब हम एक्सहेलेशन की ओर जाते हैं, इस समय क्या होता है प्रोसेस, जस्ट आफ्टर इंस्पिरेशन हमारा डायफ्राम फिर से रिलैक्स हो जाता है, यानी वापस से डोम स्ट्रक्चर में आ जाता है एंड इसके अपोजिट जो हमारा रिब्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट मीन्स जो थोरेसिक कैविटी है, जो लंग्स वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा यानी वहां पे अब कम एरिया है, कम वॉल्यूम है, तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, यानी इनर बॉडी में प्रेशर ज्यादा है आउटर के मुकाबले, यानी जो एयर होगा वो आपका फोर्सफुली बाहर के डायरेक्शन में चला जाएगा और एक्सपिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा।
तो इस तरीके से हम ब्रीद इन ब्रीद आउट वाला प्रोसेसिंग करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है और उसमें डिफरेंट ऑर्गन किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बारे में ये फंक्शनिंग थी। तो दैट वाज द पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट था। आफ्टर दैट ये हो गया आपका। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये आपका शॉर्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम था। इसको आप एक बार विजिट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।